Hello to all the aspirants. Welcome back to today's session. Today we will discuss about the practice questions for higher education, which are based on previous year question as well as some new MCQs, which are based on recent pattern of UGC NET examination. So let's begin our discussion with the first question. First question is the NEP 2020 proposed that the gross enrollment ratio (GER) in higher education should reach option A 40% by 2030, 50% by 2035, 60% by 2040 और 75% by 2050. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 50% बाय 2030. जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट एम्स टू इंक्रीज जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन. ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में 26% है उसको इंक्रीज कर देना है 50% तक बाय 2035. तो ये इनका मेन टारगेट है. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी रीच होने में अभी कुछ टाइम, इसमें अच्छा खासा टाइम है. ये आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में आराम से पूछा जा सकता है कि क्या टारगेट है जीईआर को इंक्रीज करने का 50% बाय 2035. ठीक है, एज पर अवर न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. तो हायर एजुकेशन से स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कौन सी बॉडी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? एनसीईआरटी, एआईसीटी, यूजीसी और एनसीटीई. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो सबसे प्रीमियम बॉडी है फॉर द मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस फॉर द हायर एजुकेशन इन इंडिया. इसे 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, अंडर यूजीसी एक्ट 1956. ठीक है, तो ये एक्ट के थ्रू आई है. ये एआईसीटी से अलग है, वो टेक्नोलॉजी. एआईसीटी जो आपके है वो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है और एनसीटीई आपके टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड है. ठीक है, और इसके अलावा एनसीईआरटी तो आप जानते हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है. ठीक है, तो यूजीसी जो आपकी है कोऑर्डिनेट्स एंड मेंटेन हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो. ठीक है. क्वेश्चन 3 इज द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा प्राइमरी फोकसेस ऑन. ये किस पे फोकस करता है? ऑप्शन ए स्कूल एजुकेशन, बी टीचर्स एजुकेशन, सी स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और डी वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो जो रूल्स है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. ठीक है, ये एक स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था 2013 में. ठीक है, एम है इक्वालिटी, इक्विटी एंड एक्सेस लाना अमंग स्टेट यूनिवर्सिटीज. ठीक है, तो बेसिकली हायर एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. हायर एजुकेशन इन दी स्टेट, तो आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं उसमें रूसा का इंपॉर्टेंट रोल है. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो टारगेट करती है स्टेट की यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की, तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी, इक्वल एजुकेशन एंड एक्सेस टू ऑल दिया जाए हायर एजुकेशन में. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड इन. तो किस रिपोर्ट में इस कंसेप्ट को एम्फसाइज किया गया था मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को? ऑप्शन ए एनपीई 1986, बी कैब रिपोर्ट, सी एनईपी 2020 या डी कोठारी कमीशन. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये हाईली और स्ट्रांगली रिकमेंड करती है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होती है? जब आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल एजुकेशन को, ताकि जो आपके स्टूडेंट हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक एजुकेशन उन्हें मिल सके. ठीक है, तो ये जो रिजिडिटी है सब्जेक्ट की उसको ब्रेक करती है. ठीक है, इंटीग्रेट करती है अलग अलग सब्जेक्ट को. तो अगर कोई स्टूडेंट साइंस से है तो वो म्यूजिक एंड आर्ट्स में भी जा सकता है, वो भी सीख सकता है, जो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है. ठीक है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट से आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है और साइंस जैसे सब्जेक्ट से आपकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपकी पर्सनल, मेंटल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो स्टूडेंट की, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को काफ़ी एम्फेसाइज किया गया है एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशन. ठीक है, ऑप्शन ए नॉलेज जनरेशन, बी स्किल डेवलपमेंट, सी सोशलाइजेशन,
डी पॉपुलेशन कंट्रोल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल एक हायर एजुकेशन का फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अदर देन दैट नॉलेज का जनरेशन करना, स्किल डेवलपमेंट करना, सोशलाइजेशन करना, ये सब आपके कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हायर एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है नॉलेज को जनरेट एंड डिसेमिनेट करना, स्किल डेवलपमेंट करना, इनोवेशन एंड सोशलाइजेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल तो पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी कंसर्न है, ठीक है, हायर एजुकेशन के ये रीच में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, निर फ्रेमवर्क जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 2014, 2015, 2016 या 2018? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 2015। तो निफ्ट रैंकिंग आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये आपके रैंक करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था उस टाइम पे, एचआरडी जो थी 2015 में, ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये रैंक करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अक्रॉस मल्टीपल पैरामीटर्स, तो बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रैंकिंग आपकी 2016 में आई थी, ऑब्वियसली 2015 में लॉन्च हुआ था, नेक्स्ट ईयर इसकी वो आई थी। इसके पैरामीटर्स रहते हैं, टीचिंग पे ये फोकस करता है, रिसर्च, आउटरीच, परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, इन सबको भी लेके चलता है अपनी कैटेगरीज में टू रैंक दी इंस्टीट्यूशंस। Next question is the accreditation of higher education institute in India is carried out mainly by UGC, AICTE, NAC और NCERT। राइट आंसर भी ऑप्शन से ही यहाँ पे एक्रेडिटेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे रैंकिंग की बात नहीं हो रही है, रैंक निर्व करता है, एक्रेडिटेशन उन्हें नैक देता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नैक जो है 1994 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये आपके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को रैंक एक्रेडिटेट करती है, ठीक है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है यूजीसी की ही, ठीक है। तो नेट अपना जैसे आपको स्कोर्स देती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ए प्लस प्लस, ए प्लस, ए बी, बी प्लस, बी प्लस, बी, सी और डी ग्रेड, ठीक है। तो इस तरह से एसेस करती है और एक्रेडिटेट करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चेयर्ड द एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66? तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किसने इस एजुकेशन कमीशन को चेयर किया था, हु वाज द मेन लीड फॉर दिस एजुकेशन पॉलिसी कमीशन। ऑप्शन ए डी एस कोठारी, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जेपी नायक या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। राइट आंसर में भी ऑप्शन नंबर ए डी एस कोठारी, क्योंकि ये जो एजुकेशन कमीशन है विच रैन फ्रॉम 1964 टू 1966, इसे डी एस कोठारी या कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इट वाज चेयर्ड बाय डी एस कोठारी, और इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन दी थी फॉर द एजुकेशन रिफॉर्म, ठीक है। तो इसका सबसे वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशन था कि हमें अपनी जीडीपी का जो 3% है वो एजुकेशन में लगाना चाहिए, जीडीपी का 3% जो गोल हम अभी भी अचीव नहीं कर पाए। एंड इट लेड टू, इसके बाद एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी जो आपकी थी 1968 की, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस आपकी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस एम्स टू। अगेन जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि ये आपस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके दोनों टीचिंग के हायर एजुकेशन से मिक्स आ रहे हैं, टीचिंग के रिसर्च से मिक्स आ रहे हैं, तो ये आप बता नहीं सकते एग्जाम में जवाब देते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। सीबीसीएस सिस्टम आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट है और हायर एजुकेशन का भी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचना होगा एग्जाम में कि जो आपको आप चीज़ों को लिंक करना शुरू कर दीजिए, सो दैट आपको क्वेश्चंस पढ़ते वक्त एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रिड्यूस एग्जामिनेशन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, एलिमिनेट ग्रेडिंग, रिप्लेस यूनिवर्सिटी। क्या एम है सीबीसीएस सिस्टम का? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है लर्निंग में, ठीक है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, चॉइस दे रही है, ठीक है, तो यहीं से पता चलता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस और हेडेड बाय। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा गया, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ए कोठारी, बी मुदलियार, सी राधाकृष्णन या डी यशपाल।
किन्होंने चेयर की थी, ठीक है, कहाँ है, उन्होंने हेड किया था। तो जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सर डॉक्टर राधाकृष्णन ने चेयर की थी, जिसे राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं, 1948 टू 1949 थी, ठीक है। इसे ऑफिशियली आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, और अगेन क्योंकि राधाकृष्णन जी ने इसे चेयर किया था तो इसे राधाकृष्णन कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। तो हेडेड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन and it ran from 1948 to 49, focused on university education reform। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम काफ़ी इतना वेल डेवलप नहीं था, तो इसमें मेजर रिफॉर्म्स लाने के लिए इस कमीशन को बनाया गया एंड इसके रिकमेंडेशन से यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason है, assertion है NAC accreditation promotes quality enhancement in higher education। reason है NAC evaluate institution based on predetermined criteria and standards। right answer will be option number A, both assertion reason are correct and reason correctly explains the question। why? because देखिए assertion कह रहा है NAC accreditation promote करती है क्वालिटी एजुकेशन में। कैसे क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंश्योर करती है NAC? क्योंकि वो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स को यूज करती है जिसके बेस पे इंस्टीट्यूशन को इवेल्युएट किया जाता है। तो रीजन कहीं ना कहीं आपके असर्शन को कंप्लीट कर रहा है एंड हेंस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason है अगेन रिसर्च। assertion है रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज। रीजन है यूनिवर्सिटी ओनली फोकस ऑन टीचिंग। तो आपको बताना है assertion सही है, रीजन सही है, दोनों सही है। तो बिल्कुल सही आपने बताया कि assertion जो है वो आपका सही है, बट जो रीजन है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखिए assertion क्या है, रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें रिसर्च एक बहुत ही मेजर फंक्शन होता है, ठीक है। आपके जो यूनिवर्सिटी के आपकी फैकल्टी है वो रिसर्च करती है, एज वेल एज वो टीचिंग भी करते हैं। तो ओनली फोकस ऑन टीचिंग ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा नैरो लाइन हो जाएगी यहाँ पर, या ये सही नहीं रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ टीचिंग पे फोकस नहीं करती, वो रिसर्च पे भी फोकस करती है, और उसके अलावा बहुत सारे एकेडमिक फंक्शंस भी होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगेन एक असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पुट भी किए हैं। असर्शन रीजन मैच द फॉलोइंग आपके या स्टेटमेंट वाइज ये आपके यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, असर्शन है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी सपोर्ट स्टूडेंट मोबिलिटी एंड रीजन है एबीसी डिजिटली स्टोर्स एकेडमिक क्रेडिट अर्न बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो पहले एबीसी क्या होता है, एबीसी एक डिजिटल रिपोजिटरी होती है स्टूडेंट के क्रेडिट की। तो आपको जो भी क्रेडिट मिलते हैं वो आपके स्टोर हो जाते हैं एबीसी में। एबीसी स्टैंड फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्रेडिट को स्टोर करती है, ट्रांसफर कर देती है अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो ये आपके क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इस पर फर्दर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि अभी अभी एनईपी 2020 में बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। डिजिटली स्टोर करते हैं, तो आपके कहीं भी आपको ट्रांसफर लेना है तो आपके क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाएंगे, इससे मोबिलिटी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो दोनों ही असर्शन और रीजन बिल्कुल ठीक है, और रीजन एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को। क्यों कैसे मोबिलिटी स्टूडेंट की सपोर्ट करता है, क्योंकि वो क्रेडिट जो अर्न किए हैं वो डिजिटली स्टोर है। तो डिजिटली स्टोर है तो आसान से स्टूडेंट की रीच में रहते हैं, हेंस आर सपोर्ट्स ए, ठीक है। नेक्स्ट अगेन एक assertion रीजन है। assertion is open and distance learning increases access to higher education and reason है open and distance learning requires student to attend regular classes daily। तो यहाँ पे आपने सही बताया, assertion is true but reason is false। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, आप फिजिकली जब अटेंड नहीं कर पाते क्लासरूम सेटिंग्स में लर्निंग, तो वो आपकी ओपन एंड डिस्टेंस के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं हायर एजुकेशन को, ठीक है। जैसे आपका सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है इग्नू, ठीक है। बट ओपन इसका मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ये कंपलसरी नहीं होता कि आपको रेगुलर क्लासेस करनी है डेली।
क्लासेस एक्चुअली आपको क्लासेस अटेंड करनी, बट उसको क्लासरूम सेटिंग्स में नहीं करना है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है ये स्टेटमेंट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो असर्शन है वो आपका ठीक है कि वो हायर एजुकेशन की रीच को बढ़ा रहा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, जिनको हायर एजुकेशन नहीं भी पहुंच पा रही है वहाँ भी पहुंच रही है, ठीक है। तो जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है फ्लेक्सिबल है, तो डेली अटेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको फ्लेक्सिबल है, आप अपने पेस से कर सकते हैं। प्रिंट, डिजिटल एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया का यूज़ करती है। इग्नू सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है इंडिया की और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जैसा कि मैंने बताया न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका इंसेप्शन कब हुआ ये आपको आज सर्च करना है। अपने एंड पे आपको उसका इंसेप्शन, इसके हेडक्वार्टर, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हो जाती है फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason. Assertion है equity is a major goal of higher education and reason is equity ensure equal opportunity for all learners. यस, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट यहाँ पर, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। इक्विटी एक मेजर गोल होती है, हायर एजुकेशन का मेजर गोल है कि हायर एजुकेशन के 3 गोल है, हमने अभी आपको बताए थे। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एंड इक्विटी, एंड एक्सेसिबल होना चाहिए एजुकेशन, मतलब सबके सबको एक्सेसिबल हो, ठीक है, इक्विटी हो, सबको बराबर मिले, और रीच भी हो सबकी, ठीक है। इक्विटी का मेजर गोल हो जाता है हायर एजुकेशन का, और ये एंश्योर करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी का यहाँ पे मतलब बताया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द लर्नर्स, ठीक है, वो किसी भी बैकग्राउंड को लर्नर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। हेंस बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, आपको एक 4 इंस्टीट्यूट या फ्रेमवर्क्स दिए हैं, एंड उसके हिसाब से आपको लिस्ट 2 में उनकी स्पेसिफिकेशन दी है। जैसे ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट 1 में दिया आपको नैक, निर्फ, यूजीसी, एआईसीटी, एंड लिस्ट 2 में दिए हैं एक्रेडिटेशन, रैंकिंग, फंडिंग एंड रेगुलेशन, टेक्निकल एजुकेशन। आपको मैच करके बताना है कौन सा कोड करेक्ट होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए नैक जो है वो आपको एक्रेडिटेट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा। जो निर्फ है वो रैंक करता है हायर एजुकेशन को, ये भी हमने अभी पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली डिस्टिंग्विशन है, नैक जो है वो एक्रेडिटेट करता है हायर एजुकेशन को, और निर्फ जो है वो रैंकिंग देता है हायर एजुकेशन की, ठीक है, तो बी 2 से मैच हो जाएगा। देन आपका रैंक करने के बाद देन यूजीसी जो है वो आपकी, हमने अभी बताया था, सुप्रीम बॉडी है फॉर हायर एजुकेशन, तो वो फंडिंग भी ग्रांट करती है, साथ में रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है हायर एजुकेशन के, तो सी 3 से मैच हो जाएगा। एंड एआईसीटीई हमने उसी में पढ़ा था, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन के रेगुलेशंस बनाती है, उससे डील करती है टेक्निकल एजुकेशन। एआईसीटीई स्टैंड फॉर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तो डी 4 से मैच हो जाएगा। हेंस द करेक्ट कोड विल बी ऑप्शन नंबर A1, B2, C3 एंड D4। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको इनके मतलब पता है तो आप इनको आसानी से मैच कर सकते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ से ना आपको ये भी दिख गया कि इन चारों के मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा कौन सी इंस्टीट्यूट का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट अगेन एक मैच द फॉलोइंग है, और ये आपके कमीशंस के बारे में है। तो एक तरफ आपको कमीशन दिए राधा कृष्ण कमीशन, कोठारी कमीशन, बुदलेयार कमीशन, यशपाल कमेटी, और से 20 में आपको लिस्ट 2 में आपको दिए इनके स्पेसिफिकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन से डील करती है, सेकेंडरी एजुकेशन से डील करती है, लर्निंग विदाउट बर्डन से कंसेप्ट दिया है, या फिर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है। तो राइट आंसर विल बी अगेन ऑप्शन नंबर 1 है, बट यहाँ पे कोड्स ऐसे हैं कि राधा कृष्णन कमेटी आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से डील करती है। ये मैंने अभी बताया था कि इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली कमीशन थी, और इंडिपेंडेंस के बाद हमें एजुकेशन पे अपने ध्यान देना था, तो यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म्स के लिए राधा कृष्णन कमेटी बनी थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के रिफॉर्म्स की इसने बात की थी राधा कृष्णन कमेटी ने। कोठारी कमीशन जो है वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात करती है, एजुकेशन को एक नेशनल इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखती है जो नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। देन मुदलिया कमेटी जो थी ये सेकेंडरी एजुकेशन पे बेस्ड थी, ठीक है, इसमें प्राइमरी मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, छोटी स्कूल लेवल एजुकेशन होती है, उस पर फोकस करने की बात की गई थी। और यशपाल कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था लर्निंग ऐसी होनी चाहिए विच इज़ विदाउट बर्डन, लर्निंग जो आपकी है वो उसमें बर्डन नहीं होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर है, वो इंजॉय करें लर्निंग को, रादर देन उससे बर्डन ट्रीट करें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट ए में कुछ इंस्टीट्यूट कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं, लिस्ट टू में उसकी डिस्क्रिप्शन है जो आपको मैच करनी है। तो ऑप्शन ए है इग्नू, स्वयं, नैड एंड एबीसी। एंड लिस्ट टू में है डिजिटल क्रेडिट रिपोजिटरी, ओपन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन प्रोसेस, एकेडमिक क्रेडिट स्टोरेज। तो आपको इनको मैच करके करेक्ट कोड बताना है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। जो इग्नू है दैट मीन्स टू ओपन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अब हमें हमने बताया था कि आपकी जो इग्नू है वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, स्वयं जो है वो गवर्नमेंट का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वयं ऑप्शन बी है वो थ्री से मैच हो जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। नैड है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, एंड एबीसी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बताया गया है। C1 and D4 and correct matching option number A will be the correct answer. Next question is again match the following। यहाँ पे आपके चार कॉन्सेप्ट दिए हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। इक्विटी, एक्सेस, एक्सीलेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड ऑप्शन बी में दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूजन, क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो आपको इन्हें मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर इक्विटी को मैच किया गया है इंक्लूजन से। इक्विटी मतलब सबका हक हो, सब लर्नर्स को लेके का इक्वल हक हो। तो यहाँ पे इंक्लूजन की बात की गई है कि ऑल ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, एक्सेस आपकी क्या है, एक अपॉर्चुनिटी देती है। एक्सेस की आपको अपॉर्चुनिटी देनी है टू इंश्योर लार्जर पार्टिसिपेशन। देन एक्सीलेंस आपका जो है वो क्वालिटी से जुड़ा है। जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एक्सीलेंट क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर ऑल द इश्यूज व्हिच हैपेंस इन देयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आपका माइंड गेम्स का टाइप का था। मतलब आपको इसमें जो सिमिलर टर्म्स है उन्हें आपस में मैच करना था। जैसे इक्विटी की बात हम करते हैं इक्वल इंक्लूजन से। एक्सेस की बात करते हैं हम आपकी एक्सेसिबिलिटी टू दी अपॉर्चुनिटी। एक्सीलेंस होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे ही आपके मैच होंगे एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है आपके मैच लिस्ट वन में आपको दिए हैं मूव्स, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, एंड लिस्ट टू में दिया है आपके एनरोलमेंट इंडिकेटर, फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज और एंड डिस्टेंस एजुकेशन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम ये सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट देख चुके हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर एज वेल एज इन टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर। तो आपको बस इनको मैच करना है। देखिए जो मूक है दैट आर दोज आर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका मैच हो जाएगा मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज से, ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, तो ये आपका ए का 3 हो जाएगा और यहीं से आपका करेक्ट कोड ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे, कट जाएंगे, बट फिर भी देख लेते हैं। ओडीएल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस एजुकेशन से मैच करेगा, बी का 4 होगा। देन सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आपका होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, अभी हमने बात की थी चॉइस बेस्ड है तो फ्लेक्सिबिलिटी है। देन जीईआर क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये आपके एनरोलमेंट का एक इंडिकेटर है। तो डी 1 से मैच होगा ना, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है वीटीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है नैक accreditates institutions। सी ऑप्शन 3 है NIRF रैंक्स इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन डी है AICTE रेगुलेट्स स्कूल एजुकेशन। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है या सारे सही है। तो देखिए इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तक आपने अगर सारे क्वेश्चंस को थॉरोली पढ़ा होगा, समझा होगा और नहीं भी आता होगा पर उसके ऑप्शंस जब मैंने एक्सप्लेन करे तो उनको पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिए होंगे। क्योंकि ये अभी तक की एक तरह से आपकी समरी क्वेश्चन ही है। क्योंकि हम इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं एंड हमने डिस्कस किया था AICTE जो है वो स्कूल एजुकेशन से नहीं बल्कि टेक्निकल एजुकेशन से डील करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो नॉट स्कूल एजुकेशन। हेंस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी
ये 1 2 3 आर करेक्ट। यूजीसी को 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। नैक एक्रेडिटेशन के लिए होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, और नेफ रैंकिंग के लिए होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की। एआईसीटी किस तरह की टेक्निकल एजुकेशन देता है? टेक्निकल एजुकेशन में आपकी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 है एनईपी 2020 प्रमोट्स मल्टीडिसिप्लिनरी। बी स्टेटमेंट 2 है एबीसी फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांसफर। ऑप्शन 3 सीबीसीएस रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, या डी रूसा सपोर्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो आपको बताना है इसमें से कुछ सही है या सारे ठीक है। अगेन इस वाले में ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सीबीसीएस सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, रिड्यूस नहीं करता। वो लर्नर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हेंस ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एनईपी 2020 प्रमोट करता है मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग को। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस जो हमने देखा था। एबीसी जो है वो क्रेडिट ट्रांसफर करता है, मोबिलिटी देता है स्टूडेंट लर्नर को। रूसा जो है वो इसके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेट के उनको सपोर्ट करती है। बाकी सारे ही क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 बस गलत है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ए 1 रिसर्च, 2 इनोवेशन, 3 स्किल डेवलपमेंट, या डी पॉलिटिकल कैंपेन। इसमें से कौन सा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 2 3। सिर्फ पहले 3 जो हैं वो आपके हायर एजुकेशन के आपके ऑब्जेक्टिव हैं एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पॉलिटिकल कैंपेन कोई एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है हायर एजुकेशन का, ठीक है। रिसर्च होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए लर्नर की, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट आपको देना है। पॉलिटिकल कैंपेनिंग जैसा एनवायरनमेंट नहीं देना, इसकी कोई प्लेस नहीं है हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ हायर एजुकेशन एक्सेप्ट। तो सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटी इंडिकेटर्स इन हायर एजुकेशन एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा हायर एजुकेशन की क्वालिटी का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। अगेन मोर और लेस सिमिलर क्वेश्चन टू प्रीवियस क्वेश्चन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन एक क्वालिटी इंडिकेटर नहीं है हायर एजुकेशन में। बाकी अगर रिसर्च अच्छी है, स्टूडेंट का सपोर्ट, टीचर सपोर्ट है, स्टूडेंट सपोर्ट है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये सारे कहीं ना कहीं की इंडिकेटर बन जाएंगे। रिसर्च रिलेटेड टू की क्वालिटी इंडिकेटर है, स्टूडेंट सपोर्ट, उनका वेलफेयर एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, ये सब आपकी जो आपकी क्वालिटी है वो इंडिकेट करेगी हायर एजुकेशन की, पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। पॉलिटिकल एफिलिएशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। एबीसी क्या है, किससे एसोसिएटेड है? स्किल इंडिया से, डिजिटल क्रेडिट ट्रांसफर से, स्कूल एजुकेशन से, मिड डे मील से। Yes, I guess all of you have correctly answered option B, डिजिटल क्रेडिट ट्रांसफर। तो जो भी आपके क्रेडिट है उनको स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है, which makes it more flexible and mobile for the learner, ठीक है। तो एक डिजिटल सिस्टम है एबीसी, एक डिजिटल डिपॉजिटरी, एक बैंक है। बैंक किसकी? क्रेडिट्स की। आपके जो भी एकेडमिक क्रेडिट्स हैं उनकी बैंक है। तो उसमें आपके जैसे आप बैंक में, फिजिकल बैंक में जाते हैं और वहाँ पे कैश स्टोर कर देते हैं, अपने रुपए सेव कर देते हैं, एफडी आरडी करा देते हैं, तो सेम में एक डिजिटल बैंक है बट फॉर दी एकेडमिक क्रेडिट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देखिए सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओपन एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। राइट आंसर विल बी इग्नू। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इसे 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। 1985 में किया गया था न्यू दिल्ली में। तो आपका होमवर्क तो यहाँ वेस्ट हो गया, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको बताना है, आपको अपने एंड पे सर्च करना है कि कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर। एनीवे अब आपको यहाँ पे इसको याद रखना है, इग्नू की फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी।
1985 में, सॉरी 1985 में न्यू दिल्ली में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग देती है थ्रू प्रिंट, ऑडियो विजुअल एंड ऑनलाइन मीडिया। ठीक है, और इसमें आपको ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा डीयू जो है वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सिमिलर विद जेएनयू एंड बीएचयू। ठीक है, ये दोनों आपको दिल्ली में लोकेटेड है, ये आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्रेडिटेशन इज टू, एक्रेडिटेशन का मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, इंक्रीज फीस, इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंक्रीज एडमिशन, ओनली रिड्यूस ऑटोनॉमी। तो ये राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देना। एक्रेडिटेशन के थ्रू आप जो क्वालिटी है उसको एसरटेन करते हैं। नैक जैसे इंडिया में एक एक्रेडिटिंग बॉडी है, वो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के को एक्रेडिट करती है, उनको इवेल्युएट करती है एंड उसके बेसिस पे एकेडमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन किए जाते हैं सो दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव। ठीक है, प्रमोट्स कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें से मतलब इंडियन गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? कोर्सेरा, यूडेमी, स्वयं या मोडी। तो स्वयं जो है वो एक इंडिजीनियस गवर्नमेंट बेस्ड ऑनलाइन डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो एक मूक है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है स्वयं। ठीक है, जिसमें फ्री कोर्सेज हैं फ्रॉम स्कूल लेवल टू पीजी लेवल। ठीक है, कोर्सेरा और यूडीमी तो आपके प्राइवेट हैं, मूडल है, एलएमएस सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो स्वयं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आगे स्वयं से आपका क्वेश्चन हायर एजुकेशन में पूछा है, इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन भी पूछा जा सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग हो सकती है कंसेप्ट की। साथ में आपके जो कंसेप्ट है वो इंटर मतलब यूनिट वाइज भी पूछे जा सकते हैं। कोई ऐसा भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है जिसमें एक से ज़्यादा यूनिट के एजेंट्स हों। ठीक है, तो आपको अपनी लर्निंग जो है वो ऐसे करनी है कि आपको इंटरकनेक्शन करना है हर चीज़ों में। ठीक है, रिसर्च को टीचिंग से, टीचिंग को हायर एजुकेशन से, एज वेल एज रिसर्च को पीपल एंड एनवायरनमेंट से, ऐसे आपको कनेक्ट करके पढ़ना होगा। नेक्स्ट इज जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, क्या रिफर करता है? परसेंटेज ऑफ टीचर एम्प्लॉयड, रेशियो ऑफ कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटी, एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ एलिजिबल एज ग्रुप। ये ऑप्शन डी, नंबर ऑफ ग्रेजुएट पर ईयर। बिल्कुल ग्रॉस एनरोलमेंट की बात हो रही है, तो एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ एलिजिबल एज ग्रुप। देखिए एक एक वर्ड का यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। अब इसे समझ लेते हैं। जीईआर, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, एनरोलमेंट का रेशियो है, तो अगेन एनरोलमेंट तो होगा, एनरोलमेंट कहाँ होगा? स्कूल एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है हायर एजुकेशन में। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, एक पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है एक परसेंटेज होता है एलिजिबल एज ग्रुप का। परसेंटेज तो ठीक है, बट किसका? एलिजिबल एज ग्रुप का। एलिजिबल एज ग्रुप क्या होती है? देखिए एज ग्रुप ऑफ 18 टू 23, ये हमारी ऐसी एज ग्रुप होती है जो हायर एजुकेशन में एनरोल होने के लिए रेडी होती है। तो सारी पॉपुलेशन नहीं, हम सिर्फ उतनी एज ग्रुप को कंसिडर करते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो, 18 टू 23। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल एज ग्रुप। तो कितनी एक्चुअल में एनरोलमेंट हुई है हायर एजुकेशन में, उसको डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन कितनी हो सकती थी, एलिजिबल कौन कौन था 18 से 23 की ग्रुप के एज में, कौन कौन से कितने लोग हैं, इंटू 100। तो ये आपका परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, चूंकि इंटू 100 हो गया। तो देखिए एक एक वर्ड आपको क्लियर कर दिया है। एनरोलमेंट होता है हायर एजुकेशन में होता है, परसेंटेज की फॉर्म में निकलता है, और एलिजिबल एज ग्रुप के बीच होता है, और वो एलिजिबल एज ग्रुप आपको बता दी है 18 टू 23 ईयर्स ऑफ एज। तो जीईआर इज एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय एलिजिबल पॉपुलेशन इनटू 100। एज ग्रुप आपकी एलिजिबल एज ग्रुप होगी 18 टू 23। ठीक है, जनरली अभी इंडिया का जीईआर अराउंड 26% है, और यही हमारा टारगेट था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो इसको इंक्रीज करना है 50% बाय 2035। ठीक है, हायर जीआर इंडिकेट करता है ग्रेटर एजुकेशनल एक्सेस, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिल रहा है लोगों को। इसीलिए हम ऐसे प्रोग्राम जैसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मूक्स, ये सब प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट
ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन के दायरे में आ सकें। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ किया जाए। ठीक है, next question is a world class university is generally characterized by a limited research, b poor international collaboration, c excellence in teaching and research, d regional recognition only। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से आराम से कर सकते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हम किसे कहेंगे? जो एक्सीलेंस करे टीचिंग एंड रिसर्च में। देखिए, दो पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी के बेस पे आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। यूनिट वन आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड एंड यूनिट टू आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। एक भी किसी भी यूनिवर्सिटी या फैकल्टी को हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे टीच एंड हाउ वेल दे गुड एंड हाउ वेल दे आर इन रिसर्च। ठीक है, टीचिंग एंड रिसर्च जो है वो आपके टीचर से, फैकल्टी या फिर यूनिवर्सिटी से को इंटीग्रेटेड है, बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड है। तो कितना अच्छा, कितना एक्सीलेंट वो टीचिंग एंड रिसर्च वर्क कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी, एक ठीक है, वो उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी कि वो वर्ल्ड क्लास है या नहीं है। ठीक है, लिमिटेड रिसर्च तो बिल्कुल नहीं होगा, रिसर्च आपकी ब्रॉड एंड होनी चाहिए, पुअर नहीं, बेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने चाहिए, एंड रीजनल रिकॉग्निशन नहीं, वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन होनी चाहिए, तब उसे आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड रिसर्च ये कोर हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा ना, ये बहुत ही डीपली इंटीग्रेटेड है, तो ये तो कोर है। इसके अलावा आपके स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होनी चाहिए इंटरनेशनली, नेशनली इंटरनेशनली, ग्लोबल फैकल्टी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स एंड पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट और इनोवेशन फोकस, ऐसा इनोवेशन होना चाहिए जो सोसाइटी की हेल्प करे। ठीक है, एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट होना चाहिए, ग्लोबल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट, रिसर्च, इनोवेशन, एक्सीलेंस इन टीचिंग। ठीक है, बियॉन्ड रीजनल रिकॉग्निशन, वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन, ये सब आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन और ये रहे आपके वन लाइनर्स। ठीक है, जो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको मैंने कई सारे कंसेप्ट और कई सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आज बताया, जैसे कि यूजीसी, ए आई सी टी, रूसा, नेफ, नैक, इनमें अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नैक जो है वो एक्रेडिट करता है, नेट जो है वो रैंकिंग देता है। ठीक है, और इग्नू आपकी सबसे बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की, 1985 न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। स्वयं, बाकी इसके रीजनल इंस्टीट्यूट भी है, बट प्राइमरी इट्स बेस्ड इन न्यू दिल्ली। स्वयं, ठीक है, कुछ कमीशन की भी हमने बात की, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन। ठीक है, जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड सीबीसीएस सिस्टम की भी हमने बात करी। तो ये सब आप वन लाइनर के थ्रू आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। Thank you so much for staying and watching this video and staying and giving the answers. I hope आपको बहुत सारी नॉलेज और इंसाइट्स गेन हुए होंगे इस वीडियो से। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम किस टॉपिक पे आपको कोई अगर डाउट हो तो हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे थ्रू अवर quick video shorts, and please write the topic related to higher education and we'll work on that. Okay, so till then, keep learning and all the best.